हमारे सामने मेरा प्यारा बच्चा जो कंटेंट चल रहा था उसी कंटेंट में हम लोग सॉल्ट में कुछ आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग दो सॉल्ट को कवर करेंगे। देखिए, एक चीज बहुत अच्छे से आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, वो क्या है कि अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूं एसिड बेस और सॉल्ट की, तो अगर मैं ये देखूं कि जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, देखिए शुरू का जब एसिड बेस वाला पोर्शन आता है तो उससे एक एक नंबर दो दो नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसिड बेस से ज्यादा बनते हैं, इंडिकेटर से बन जाते हैं। लेकिन यहीं पे मेरा प्यारा बच्चा, जब हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में, तो सॉल्ट का जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर में, 3 नंबर में या ज्यादा नंबर में वो क्वेश्चन आता है और ज्यादा नंबर में क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं। इसलिए सॉल्ट वाला जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से समझिए। एक बार सॉल्ट वाला टॉपिक तुम लोग पढ़ लोगे तो आराम से आपके 3 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। किसी भी सॉल्ट को जब पढ़ना है तो पहले उस सॉल्ट के बारे में, उसका केमिकल फॉर्मूला, उसका कॉमन नेम क्या होता है, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और उसके यूजेस क्या होते हैं, यही तरीका होता है हर सॉल्ट को पढ़ने का। कुछ बेसिक सॉल्ट आपके सिलेबस में है, जैसे मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड, जो कि मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वॉशिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की, और इसके बाद तब हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। चलिए वॉशिंग सोडा की शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिए। जब मैं बात करता हूं मेरा प्यारा बच्चा किसके बारे में, वॉशिंग सोडा के बारे में बात करता हूं, तो देखिए वॉशिंग सोडा होता क्या है। अगर नाम से तुम बात करो तो कुछ कुछ आइडिया लगने लगता है कि भाई वॉशिंग सोडा जो होता है वो वॉशिंग पर्पज में यूज होता होगा, सीधी सी चीज है। अब यहां पर अगर मैं नाम लिखूं, मैं ये कहूं कि भाई इसका केमिकल नेम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम। केमिकल नेम की बात करूं तो जो केमिकल नेम होता है वो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम हो जाएगा। मतलब Na2CO3.10H2O, ये मेरा प्यारा बच्चा क्या आ जाएगा, केमिकल नेम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो Na2CO3.10H2O होता है। ये वॉशिंग सोडा का क्या है मेरा प्यारा बच्चा, केमिकल नेम, पहली बात। अच्छा, इसमें कई सारे बच्चों को कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। अगर मैं यहाँ पर इसको पढ़ूं तो इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम जानेंगे किस नाम से, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानेंगे। किस नाम से हम जानेंगे, सोडियम कार्बोनेट के नाम से। और कभी कभी 10 के लिए जो 10 मॉलिक्यूल वाटर के हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, डेका हाइड्रेट। कई जगह पर इसका नाम इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये नाम लिखने को मिलता है आपको। अच्छा जी, इसमें सभी लोग प्यारे बच्चों एक बात चीज ध्यान दो, जो ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को देखिए, कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर 10 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं। कई बच्चों को यहाँ पर डॉट का मतलब नहीं समझ में आता है, तो समझिए डॉट का मतलब ये है कि ये 10 वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये इस सोडियम कार्बोनेट के साथ केमिकली क्या है, जुड़े हुए हैं। दे आर केमिकली बॉन्ड विद द सोडियम कार्बोनेट। जितने भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल केमिकली जुड़ते हैं, इस चीज को हम एक नाम और देते हैं, इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये चीज याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं कोई भी बच्चा। मतलब अगर एग्जाम में कोई पूछ ले कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वॉशिंग सोडा का कितना है, तो कहोगे 10 है। यहीं पे मैं बात करूं कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट का कॉमन नेम क्या होता था, कुछ विड्रॉल करके था, किसी याद है, क्या कहते थे। हाँ, इसका जो नेम होता था वो नेम होता था ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल जो होता था कॉपर सल्फेट, उसका जो फॉर्मूला होता था वो CuSO4.5H2O होता था। तो कोई पूछे कि कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो क्या कहोगे, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है। तो हमने पहली बात फॉर्मूले में एक नई बात सीखी, और वो नई बात हम लोगों ने क्या सीखी है कि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जितने जुड़े होते हैं। तो अब से अगर कोई वॉशिंग सोडा का कोई फॉर्मूला पूछे तो आप बोल दोगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। बात नंबर 1, पहली ये केमिकल फॉर्मूले को लेके आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए थी। हाँ बोलिए बेटा। जब मैं वही चीज बोलता हूं तो वो चीज दोबारा रिपीट करने का मतलब क्या होता है, मतलब मुझे दोबारा वो चीज बताते हो कि हाँ सर आप कंफर्म कर लीजिए आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सेम चीज हमने बोली थी,
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। हियर कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच दिख रहे हैं, 10। तो जो आगे का नंबर होता है प्यारा बेटा, वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। कुछ क्लियर हुआ? जैसे मैं और बात करूं, जैसे मैंने बात किया माना FeSO4.7H2, ठीक, ये मैंने यहां पर लिखा ग्रीन विट्रॉल। अगर इसको तुम देखो तो यहां पर अगर मैं पूछूं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, बताओ कुछ। इस केस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? हाँ वेरी गुड, इसमें कितना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 7 है। ठीक, इसको हम जानते हैं किस नाम से? ग्रीन विट्रॉल के नाम से जानते हैं। और जो कॉपर सल्फेट होता था उसको ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते थे। चलिए ये छोटी छोटी बातें चलो समझ में आ गई। जब आप लोगों को वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्लियर हो गया, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वो क्या डिस्कस करेंगे? प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि भैया प्रिपरेशन कैसे करते हैं वॉशिंग सोडा की। तो वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हम बस करते क्या है कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है, उस सोडियम कार्बोनेट को वाटर के अंदर डिजोल्व कर देते हैं। और वो सोडियम कार्बोनेट वाटर के मॉलिक्यूल को केमिकली जोड़ लेता है अपने साथ, और बना क्या देता है? Na2CO3.10H2O। ये बीच में डॉट लिखा है। तो सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन प्रिपरेशन बहुत आसान है। क्या प्रिपरेशन है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट, उसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल डाले। वाटर मॉलिक्यूल जैसे डालोगे तो 10 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, और जैसे 10 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, देन इट फॉर्म वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब यहां पर कोई पूछे अगर कि इसकी फिजिकल अपीयरेंस देखो, तो आपको देखो स्क्रीन पे दिख रही है। केवल इसी की नहीं, जितने भी कार्बोनेट अधिकतर होते हैं वो सारे के सारे कार्बोनेट आपको व्हाइट कलर के क्रिस्टल की फॉर्म में मिलेंगे, व्हाइट कलर के क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही मिलेंगे। ज्यादातर जितने भी कार्बोनेट, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं, मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करूं, किसी भी कार्बोनेट की बात करो तुम, तो इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है तुम क्या कह सकते हो? इट इज इन व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। देखिए छोटी छोटी बातें बोलने का बहुत मतलब होता है। कब कौन सा क्वेश्चन कैसे बन जाए भरोसा नहीं है। एक क्वेश्चन माना कोई ऐसे दे दे, कहे कि देयर इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विद हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नंबर इक्वल टू 10, और फिर कहे कि उसकी रिएक्शन लिख के दिखाओ कुछ भी ऐसे करके, तो पहचानना पड़ेगा वहां पे। तो जान जाना कि वो बात किसकी कर रहा है? वॉशिंग सोडा की बात कर रहा है। चलिए जी, हमने दो चीजें पढ़ा कि वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो Na2CO3.10H2O है। 10H2O जो 10 है, ये यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इतनी बातें पढ़ और समझ लेने के बाद चलिए इनके यूजेज पे आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर मैं इनके यूजेज की बात करूं तो यूजेज पे आइए, थोड़ा यूजेज समझ लीजिए कि भाई यूजेज क्या होते हैं। तो वाटर ऑफ जो ये वॉशिंग सोडा है, नाम से ही पता चला है वॉशिंग, तो पहले तो क्लीनिंजिंग एजेंट के तौर पे तो यूज होगा ही होगा, मतलब वॉशिंग पर्पज के लिए तो यूज होता ही होता है। डोमेस्टिक पर्पज में एज अ क्लीनिंजिंग एजेंट यूज होता है। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ये मैंने एक वर्ड एक बार यूज किया था, मैं देखना चाहता हूं कि किसको पता है ये। किसी को मालूम है कि हार्ड वाटर क्या होता था? मतलब ऐसा वाटर जिसको खोपड़ी पे मारे तो खोपड़ी टूट जाए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए एक एक लोग बोला करो तो आवाज क्लियर आती ज्यादा। तो मतलब एक्चुअली हार्ड वाटर वो होता था जिनके अंदर आयंस की प्रेजेंस होती थी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस होती थी, जिसके कारण वो वाटर जो होता था वो लेदर नहीं फॉर्म करता था। डू नॉट फॉर्म लेदर, डू नॉट फॉर्म लेदर, वो लेदर जो होता था वो लेदर को फॉर्म नहीं करता था प्यारा। देखिए मैंने ये एग्जांपल भी दिया था, नॉर्मल जो वाटर होता है घरों में जो पानी आता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको सॉफ्ट वाटर ही मानते हैं हम लोग, क्योंकि उससे जब नहाते हो तो देखो झाग बनता है जब साबुन से नहाते हो। लेकिन वहीं पे तुम जब सी वाटर की बात करोगे तो सी वाटर में इतना ज्यादा आयंस होते हैं कि उसके कारण वो लेदर नहीं बनाता है। क्यों लेदर नहीं बनाता है, ये 10th क्लास में ही कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप बस इतना याद रखो कि जो ये वॉशिंग सोडा होता है, ये वॉशिंग सोडा उसी को सॉफ्टनिंग करने में, सॉफ्टनिंग करने का मतलब क्या होता है? सॉफ्टनिंग का मतलब होता है कि उसकी हार्डनेस हटाने में। हार्डनेस का मतलब जिस रीजन के कारण वो लेदर नहीं बना पा रहा था उन रीजन को कंट्रोल करना। अब कैसे कंट्रोल करना, ये आप बहुत ज्यादा चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इसको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है अभी आपको बोर्ड के लेवल पे। वो एक्चुअली में होता क्या था कि जो हार्ड वाटर होता था उसके अंदर हार्डनेस होती थी, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण होती है। बोले हाँ।
अब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण जो हार्डनेस है, अच्छा जी, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण हार्डनेस है, अब क्या करें? तो जब हम उसके अंदर वॉशिंग सोडा मिला देते हैं तो वॉशिंग सोडा इन आयन को, देखिए ये जब पानी के अंदर तैर रहे होंगे आयन, ये आयन पानी के अंदर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। देखिए अगर समझ में ना आए तो परेशान मत होना, इसको स्किप कर देना फिर, ठीक। एक बार ही इसको समझाऊंगा क्योंकि कोई काम की चीज नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसलिए ध्यान दीजिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो पानी के अंदर प्रेजेंट है, जिसके कारण वाटर हार्ड था, जिसके कारण वो लेदर नहीं बना पा रहा था, जब हम वॉशिंग सोडा उसके अंदर डालते हैं तो ये करता क्या है कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाकर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, वो एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। कौन? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। मतलब एक्चुअली में ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को सेटल डाउन कराने में हेल्प करता है। कौन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को सेटल डाउन कराने में हेल्प करता है? वॉशिंग सोडा। अब आपको उतना ज्यादा डीपली लेवल पे नहीं जाना है, आप बस यूज याद करो। पहला यूज कि इसको क्लीनिजिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं घरों में, डोमेस्टिक पर्पज में। दूसरा यूज कि ये जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने में यूज होता है या उसकी हार्डनेस रिमूव करने में यूज होता है। कंट्रोल द पीएच ऑफ वाटर। कभी कभी जब वाटर ज्यादा एसिडिक होने लगता है ना, तो देखो सोडियम कार्बोनेट है, एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, बाकी चीजें साथ तुमको पता चल जाए। यह है सोडियम कार्बोनेट, थोड़ा समझिएगा, यह है सोडियम कार्बोनेट। मैं इस सॉल्ट को क्या कहता हूं? मैं इसे बेसिक सॉल्ट कहता हूं। मैं इसे क्या मानता हूं? बेसिक सॉल्ट मानता हूं। क्यों सर बेसिक सॉल्ट क्यों मानते हैं? क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। सर ये बेसिक नेचर का कैसे होता है? जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये बात बोली थी। क्या बोला था? कि आपके सिलेबस में सॉल्ट के टाइप है नहीं, लेकिन सॉल्ट को कई तरीके से डिवाइड किया जाता है, जैसे एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। बहुत तरीके के और भी सॉल्ट होते हैं, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट। तो एसिडिक और बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या हो गया? एसिडिक सॉल्ट एक्चुअली ये है क्यों? एक बात समझो, सॉल्ट बनता कैसे? एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। बनता कैसे? एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। तो ये किससे बनता है? ये सोडियम कार्बोनेट बनता है NaOH से, प्लस ये बनता है किससे? H2CO3 से। थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ये बनता है कार्बोनिक एसिड से, ये बनता है कार्बोनिक एसिड के कॉम्बिनेशन से, और किससे बनता है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनता है। कौन? हाइड्रोक्साइड। कौन? Na2CO3। अच्छा, अगर ये इनके कॉम्बिनेशन से बनता है तो उसमें भी एक बात ध्यान से समझिए, और वो ये है कि कार्बोनिक एसिड जो होता है ये एक वीक एसिड है। सुनिएगा, कार्बोनिक एसिड जो है ये एक वीक एसिड है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आप इन दोनों को देखो तो ये जो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है? गलत बोल गया मैं, थोड़ा गलत बोल गया। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ ओके सॉरी, वो क्या है? हाँ ठीक 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 ठीक, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर इन दोनों में देखो तो ये स्ट्रॉन्ग है। कौन? ये स्ट्रॉन्ग है। तो एसिडिक, जो एसिडिक नेचर है कार्बोनिक के कारण वो कम है, बेसिक नेचर जो है वो ज्यादा है। इसके कारण ही ये ओवरऑल किस नेचर का रहता है? बेसिक नेचर का रहता है। ये बात ध्यान रखिएगा। कोई बोले भी कि सोडियम कार्बोनेट क्यों बेसिक नेचर का है, सोडियम कार्बोनेट को हम बेसिक सॉल्ट क्यों कहते हैं, या सोडियम कार्बोनेट बेसिक इन नेचर क्यों कहलाया जाता है, तो कहोगे कि सोडियम कार्बोनेट जनरली बनता है कार्बोनिक एसिड से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कार्बोनिक एसिड वीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग में से स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस। इसके कारण जो कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। तो जब कभी भी वाटर माना एसिडिक होने लगे तो ये सोडियम कार्बोनेट जो होता था वो कहां पर क्या करेगा? उसको न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि थोड़ा सा एसिडिक हुआ है वाटर, वाटर एसिडिक हुआ है और सोडियम कार्बोनेट बेसिक है, बेस आके वाटर को क्या करने लगेगा? न्यूट्रलाइज करने लगेगा जो एसिडिक हो गया था। यही इसीलिए देखो यहां पर एक पॉइंट लिखा गया है, कंट्रोलिंग द पीएच ऑफ वाटर। देखिए ये तो मैंने हर पॉइंट को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये सब बातें बता रहा हूं। बाकी सर एग्जाम के लिए क्या इतना ये सब डीपली पढ़ने की जरूरत है? समझने के लिए जरूरत है, बाकी एग्जाम के लिए उतना ज्यादा कोई खास जरूरत नहीं है। कारण यह है कि आपसे एग्जाम में केवल ये पूछा जाएगा कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ, राइट 2 और 3 यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो कोई भी 2-3 यूजेज आप लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, उसके अंदर से नहीं पूछेगा कि कैसे हम सॉफ्टनिंग करते हैं हार्ड वाटर का, ये सब नहीं है सिलेबस का। कि कैसे ये कंट्रोलिंग करता है पीएच ऑफ वाटर, वो तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक, ये 2 यूजेज हो गए। अब अगला देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। ये ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। सर ये कब पढ़ेंगे? क्लास 11th में आओगे तो वहां पर आप ग्लास का फॉर्मेशन पढ़ोगे, तब देखोगे वॉशिंग सोडा का रोल होता है। ये जो तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब क्लास 11th में एक बार दोबारा आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप जाओगे। एक चैप्टर है वहां पर एस ब्लॉक,
तो वहां पर आपको ये चीजें, ये सॉल्ट थोड़ा थोड़ा फिर से पढ़ने को मिलेगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका थोड़ा बहुत यूज आपको 11th में भी जरूर मिलने वाला है जब 11th में आओगे। अगला देखो, फोर्थ यूज, बोलिए। वीक एसिड बड़ा मैंने लिखा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, ठीक है। अब देखो अगला यूज, ड्यू टू इट्स डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। डिटर्जेंट प्रॉपर्टी का मतलब वॉशिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके अंदर जो वॉशिंग प्रॉपर्टी है इसको हम कई जगह पर यूज करते हैं, कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल ड्राई सोप पाउडर। अब भैया चूंकि इसके अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, तो जो आजकल सोप बनते हैं ना, कई सारे ड्राई सोप बनते हैं, कपड़ा धुलने वाला साबुन आ गया, तो कई तरीके के जो सोप होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी एज ए कंस्टिट्यूएंट मिलाया जाता है, क्योंकि क्लीनिंग प्रॉपर्टी है किसके अंदर, वॉशिंग सोडा के अंदर। ये देखो हो गया। और कहाँ पे यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो यूज इन फोटोग्राफी, टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्री, इन सब जगह पे भी यूज करते हैं। और अगर गलती से माना जितने यूज पूछा है और उतने यूज अगर आपको याद नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को मालूम है कि आपको रामबाण के तौर पे ब्रह्मास्त्र में क्या यूज करना है, वर्क एज अ, क्या बताया था, वेरी गुड, आप लोगों को क्या वर्ड बोलना है, वर्क एज अ लैबोरेटरी रीजेंट। क्योंकि कोई ना कोई जो भी केमिकल कंपाउंड तुम देखोगे तो वो कहीं ना कहीं मेरा प्यारा बच्चा लैब में यूज हो ही जाता है, ठीक। तो उसको एज अ लैबोरेटरी रीजन हम यूज करेंगे। माइक बंद करके रखा करो बेटा सब लोग, ठीक, जब पढ़ाया करो, जब जरूरत हो तब माइक ऑन करो। तो आपने वॉशिंग सोडा के बारे में लगभग पूरी सारी बातें समझ लिया। अब मैं एक बार वॉशिंग सोडा का सारा चीजें एक बार बोलता हूँ। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10:2। वॉशिंग सोडा को कैसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। कॉमन नेम क्या है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 10 है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। वॉशिंग सोडा को बनाते कैसे हैं, सोडियम कार्बोनेट को केवल वाटर के अंदर डाल दो, वो वाटर के मॉलिक्यूल को खींच के जुड़ जाएगा और वॉशिंग सोडा बना देगा, ठीक, ये प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद मेरा प्यारा बच्चा हमने बात किया कि भैया इसके यूजेज क्या होते हैं। यूजेज आपके सामने है कि क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, सॉफ्टनिंग में यूज होता है, और भी बहुत सारे यूजेज आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। एक्चुअली जो ये वॉशिंग सोडा है इसमें एक प्रॉपर्टी लिखी नहीं है, मैं वो प्रॉपर्टी बोलना चाह रहा था, थोड़ा प्रॉपर्टी ध्यान देना। एक यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी पीपीटी में नहीं लिखी, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। क्या एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि क्या होता है अगर हम वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं। वॉशिंग सोडा ऐसे होता है, ठीक, .10:2, ठीक। तो जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो ये क्रिस्टलाइन वर्जन में रहता है। जैसे ही हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो ये अपने वाटर के मॉलिक्यूल जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में थे, इसको ये वापस लूज कर देता है। और जैसे ये लूज कर देगा तो ये एक व्हाइट कलर के पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, सोडा एस के नाम से जानते हैं। ये एक व्हाइट कलर का पाउडर वापस बना देगा, जिसको हम लोग सोडा एस के फॉर्म से नाम से जानते हैं। ये इसकी एक रिएक्शन याद कर। देखिए मैंने आप लोगों को ये बताया था मेरा प्यारा बच्चा कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट .10H2O, इसको मेरा प्यारा बच्चा जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, तो इसके जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल होते थे, ये वाटर के मॉलिक्यूल यहां से हट जाते हैं। जैसे हट जाएंगे डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल जैसे हट जाएंगे तो ये नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर रहेगा। जब ये हाइड्रेटेड रहता है तो थोड़ा अलग अपीयरेंस रहती है उसकी, उसकी देखने में अपीयरेंस अलग हो जाती है। लेकिन जब उसमें से 10 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं तो ये व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार इसको लोग सोडा एस की फॉर्म में भी बोलते हैं, ठीक। ये एक अलग से पॉइंट है, बस इसको मैंने अलग से समझा दिया है। कई बार लोग कहते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि भाई बताइए वॉशिंग सोडा को जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो क्या होता है। आप यही लिखोगे कि जब वॉशिंग सोडा को हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो इसके जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो यहाँ से हट जाएंगे, और हट जाने के बाद एक व्हाइट कलर के पाउडर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज सोडा एस या सोडियम कार्बोनेट। इतनी बात हमने केवल सिखाई थी, एक एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पर इसको तुमको समझना था। इसके बाद अब आप लोगों के सामने एक नया सॉल्ट है। इस सॉल्ट को हम जानते हैं किस नाम से, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा नाम कई लोगों ने सुना भी होगा, आप लोग इसको कहीं ना कहीं घरों में खाने में बनाने में, ब्रेड व्रेड बनाने में भी यूज करते हो। काफी फर्क पड़ता है। बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है कि जो ब्रेड होते हैं वो अच्छे से फूल जाते हैं, नहीं तो बेकार लगते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर ये बिना वॉशिंग सोडा का ब्रेड हो गया और ये वॉशिंग सोडा का डाल के ब्रेड बना दिया तुमने, तो देखने में देखो कितना अंतर है।
ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं कि वॉशिंग सोडा डाल के बनाते हैं तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, पफनेस आ जाती है, वो फूल जाता है, अच्छा लगता है वो ब्रेड। मैं बेकिंग सोडा की बात कर रहा हूँ बेटा, वॉशिंग सोडा तो कपड़ा धुलने में यूज करते हैं, तुम वो ना डाल देना बेटा। बेकिंग सोडा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेरा प्यारा बच्चा, तो बेकिंग सोडा जो होता है ये डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक सॉल्ट होता है। बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज NaSCO3। इसे हम पढ़ते कैसे हैं, मैंने पढ़ना इसको सिखाया है। इसे या तो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे या तो इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे। देखो ये दो चीजें होती हैं, या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे, भाई सीधी सी चीज है। पहली बात क्लियर हुई कि बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाना जाता है। दूसरी बात, अब आता है इसकी प्रिपरेशन। इसको प्रिपेयर करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू और उस प्रोसेस का नाम है सॉल्वे प्रोसेस। आप इसको बहुत अच्छे से टिक कर लीजिए, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत काम का पॉइंट है। वो ऐसे पूछते हैं कि बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर बाई विच मेथड, कौन से मेथड से प्रिपेयर करते हैं। तो आपने बहुत ज्यादा मेथड नहीं पढ़े हुए हैं, आपको साथ में कभी बताते समय ऐसे कभी बोला हो, जिक्र किया हो, तो मैंने बोला था कि अमोनिया बनाने के लिए हैबर प्रोसेस यूज होता है, ऐसा साथ बोला हो कभी वर्ड। लेकिन आपको उन शब्दों पे ना जाते हुए इसको जरूर याद रखना है, उन पे अगर नहीं भी याद है अगर तब भी। तो सॉल्वे प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करते हैं। अब सॉल्वे प्रोसेस से हम बेकिंग सोडा को प्रिपेयर कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान देकर समझिएगा। सबसे पहला, ये जो इसके स्टेप नीचे लिखे हैं यही है इसकी रिएक्शन। ये बहुत काम की चीज है। एक्चुअली क्या करते हैं कि कभी कभी कई सारे टेंथ क्लास के लेवल में इसको शॉर्टकट की फॉर्म में केवल एक इक्वेशन लिखा जाता है, वो लास्ट ये वाली इक्वेशन। आप लोग अगर टेंथ के रेफरेंस में जाओगे तो टेंथ के रेफरेंस में जब जाओगे तो देखोगे कि केवल प्रिपरेशन में यही लिखा हुआ है। आप प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, जब आप प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा देखोगे तो प्रिपरेशन में वो केवल आपको तीसरी इक्वेशन लिख के दिखा देंगे। क्या लिख के दिखा देंगे कि सोडियम कार्बोनेट लो, उसमें वाटर और CO2 डाल दो, जैसे वाटर और CO2 डालोगे वो बना देगा क्या, बेकिंग सोडा बना देगा। ठीक है, इक्वेशन ये भी सही है। लेकिन एक्चुअली में जब इसको प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्री में सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू, तो ये 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। और इसका मैंने कंस्ट्रक्शन और डायग्राम तो बनाया ही नहीं, वो और ज्यादा लेंदी हो जाता है। लेकिन तब भी आप कम से कम 3 स्टेप को ध्यान से रखो कि कौन से 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 पे क्या होता है कि अमोनिया, वाटर और CO2, अमोनिया, वाटर और CO2 आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, आपस में कंबाइन करके बनाते हैं अमोनियम कार्बोनेट। सबसे पहले ये क्या बनाते हैं, अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये जो अमोनियम कार्बोनेट होता है, ये जो अमोनियम कार्बोनेट होता है, ये अमोनियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करता है। देखिए पढ़ा होगा आपने सोडियम क्लोराइड का यूज, क्या पढ़ा था सोडियम क्लोराइड का यूज, कि इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड लाइक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन में यूज होता था NaCl। कैसे यूज हो रहा है तुम देख लो, यहां पर रिएक्शन में यूज हो रहा है। जैसे ही अमोनियम क्लोराइड के अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से कराओगे तो ये बना क्या देगा, वो बना देगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बना देगा, और प्लस मेरा प्यारा बच्चा क्या बना देगा, अमोनियम क्लोराइड बना देगा। प्लस वो क्या बना देगा, अमोनियम क्लोराइड बना देगा। अगर तुम क्लास 11th में होते तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये बड़े काम का मैं बताता। काम का क्या बताता कि एक एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक बन जाता है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन। ये Na2CO3 और अमोनियम क्लोराइड ये एक्चुअली में क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, मतलब मिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पर मिक्स नहीं होते हैं, अच्छी बात है। मिक्स ना होने से क्या होता है, इसको हम अलग कर सकते हैं। लेकिन पोटेशियम कार्बोनेट बनाने की कोशिश करते हैं तो मिक्स होने लगता था। तो उसी पर वैसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि बताओ हम पोटेशियम कार्बोनेट को क्यों नहीं बना सकते हैं इस मेथड से, सोडियम कार्बोनेट ही क्यों बना सकते हैं खाली। तो वहां पर ये काम होता था, लेकिन अभी आप उसके लिए परेशान मत हो। आप बस इतना याद रखो कि ये सेकंड स्टेप है कि जो अमोनियम कार्बोनेट बना था पहले स्टेप में, उसकी रिएक्शन जैसे ही हम क्या करेंगे सोडियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो वो Na2CO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड बना देगा। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है, ऐसा नहीं होता है कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है अब कई बच्चों के मन में आएगा कि सर सोडियम कार्बोनेट जब बनाना था फिर तो हम इतना बनाए क्यों, हम सीधे सोडियम कार्बोनेट ले लेते ऐसे। लेकिन एक बात समझो, हम सोडियम कार्बोनेट को खरीद खरीद के तब हम डायरेक्ट बनाए, और एक होता है कि जब इंडस्ट्री में उसको बनाना है तो क्यों ना हम सोडियम कार्बोनेट भी बना लेना। सोडियम कार्बोनेट एक केमिकल है। अब जो कोई भी इंडस्ट्री बनाने की कोशिश करेगा या बनाने का सोचेगा तो वो सोडियम कार्बोनेट खरीदेगा थोड़ी। वो जब इंडस्ट्री बनाएगा वो सोचेगा कि सस्ता बने तो वो सोडियम कार्बोनेट भी बनाना पसंद करेगा।
तो वो अपना जब सेटअप पूरा बनाता है तो पूरे सेटअप में वो सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करता है, फिर वो अगले प्रोसेस में ये कन्वर्ट कर लेता है। केवल लास्ट रिएक्शन के लिए कोई इंडस्ट्री थोड़ी डालेगा कि हम सोडियम कार्बोनेट कहीं से खरीदें और उससे सोडियम बाइकार्बोनेट बनाओ। क्या मतलब भाई, बड़ा अजीब चीज नहीं है कि तुम एक केमिकल कंपाउंड खरीद रहे हो और उससे तुम दूसरा केमिकल कंपाउंड बना रहे हो। तो ये तो बात हजम नहीं हुई ना इंडस्ट्री लेवल में प्रिपेयर करने की। तो ये तो ऐसा समझो कि, ऐसा क्या समझो, मतलब जनरली क्या है कि हम बना बनाया कंपाउंड खरीदेंगे, बहुत महंगा मिलेगा, तो हम उसको पहले ही खुद क्यों ना घर पे ही प्रिपेयर कर ले। जैसे बिल्कुल अभी आजकल के एग्जांपल तुम देख रहे हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर लोग बाहर से मार्केट से खरीदते हैं। अब आजकल लोग प्लांट लगाने लग गए हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में प्लांट लगाना ज्यादा अच्छी बात है कि बाहर से सिलेंडर खरीद खरीद के लाओ, वो अच्छी बात है। ऑब्वियसली चीज है, प्लांट लगाना अच्छी बात है। प्लांट लगाओगे, खुद ही ऑक्सीजन बना लोगे और उसका तुम यूज कर लोगे। ऐसा यहां पर भी था। तो अब यहां पर मुद्दा यह है कि ये 3 रिएक्शन होती है किसकी प्रिपरेशन में, बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन में होती है। मेरी बात एक बार अच्छे से दिमाग में समझ लीजिए फिर से। आप लोगों को प्रिपरेशन में केवल कौन सी रिएक्शन याद करनी है, ये लास्ट वाली याद करनी है, क्योंकि अगर तुम लास्ट भी इक्वेशन लिख दोगे तब भी आपके पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। जिन बच्चों को कंटेंट ज्यादा अच्छे से तैयार करना है और जिनकी मेमोराइजिंग पावर अच्छी है तो वो तीनों रिएक्शन याद करें और हेडिंग लिखेंगे प्रिपरेशन में। क्या हेडिंग लिखेंगे कि बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द सॉल्वे प्रोसेस आर फॉलोइंग, और फिर तीनों इक्वेशन लिख देंगे। जिनको याद करने में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिन चाहते हैं कि कम मेहनत करें, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है कि आप केवल तीसरी इक्वेशन याद कर लो और प्रिपरेशन में इससे भी काम चला सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन के बाद इसकी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। इसकी कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि भैया ये एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जो कि अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है वाटर के अंदर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, व्हाइट कलर का क्रिस्टल तो देखो दिख ही रहा है, यहां पर ध्यान दो। हमने पहले ही बोला था कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ज्यादातर व्हाइट कलर के क्रिस्टल ही होते हैं। तो ये व्हाइट कलर का क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एक्चुअली में इसको जब पानी में डालते हैं तो ये एक अल्कलाइन सॉल्यूशन दे देता है। कैसा देता है, बेसिक सॉल्यूशन देता है। पहली बात ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी कि हम जब इसको हीट करते हैं, किसको सर हीट करते हैं भाई, इसको बेकिंग सोडा को। जैसे हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं ग्रेटर देन 543 केल्विन, तो ये वापस टूट जाता है उन कंस्टिट्यूएंट में जिससे ये बना है। ये रिएक्शन भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट हैपन व्हेन वी हीट द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या होता है, तो वो सोडियम कार्बोनेट CO2 और वाटर में टूट जाता है। सर क्या इसको हम अलग से याद करें, नहीं। अगर तुम प्रिपरेशन पे जाओ, सभी बच्चे ध्यान दो, अगर तुम सब लोग प्रिपरेशन को देखो तो क्या देखोगे कि यही इसी को उल्टा करके प्रिपरेशन बनाया गया है। इसी को पलट दिए हैं, देखो प्रिपरेशन में पीछे जाके दिखा रहा हूं, देखो यही तो है। Na2CO3 वाटर और CO2, इसको कंबाइन किया तो क्या बन गया, ये बन गया। और जब हम उसको हीट करेंगे तो ये इसमें टूट जाएगा। तो याद एक ही करना है, बस उसको पलटोगे, एक जहां प्रिपरेशन है दूसरा हीट करने की इक्वेशन हो गई। तो ये इसकी 2 प्रॉपर्टी हो गई। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। इस पे थोड़ा ध्यान दो, इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। यहां पे एक क्वेश्चन एग्जाम में लोग पूछते हैं कि बताओ जरा, हाँ, कि बेकिंग सोडा, बता रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चन आता है कि बताओ बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन यहां से क्रिएट हो जाए। और पीछे देखो, मैंने आपको ये बोला कि जैसे ही हम बेकिंग सोडा को, सुनिएगा, मैंने आपको ये बोला कि जैसे ही बेकिंग सोडा को तुम हीट करते हो 543 केल्विन से ज्यादा, तो ये वापस सोडियम कार्बोनेट CO2 और वाटर में टूट जाएगा। ये इक्वेशन तुम्हें बहुत काम की है। यही इक्वेशन अगली एप्लीकेशन में यूज करूंगा मैं। कहां यूज करूंगा सर, अगली एप्लीकेशन में। देखो कैसे, ये बता क्या रहा है, यहां वाला पॉइंट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हम लोग बेकिंग सोडा जो होता है उसकी जगह पर हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। कब, जब हमें ब्रेड का फॉर्मेशन करना होता है। अच्छा, ब्रेड के फॉर्मेशन में तो पहला तो बात दिमाग में ये बैठाओ कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर क्या है। कई बार स्कूल में टीचर बहुत रैंडमली पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन ऐसा है जो टीचर कई बार पूछते हैं कि बताओ बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। तो कहोगे कि बेकिंग सोडा जो है वो केवल और केवल क्या है, वो केवल और केवल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ओनली। और बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर हम उसको कहते हैं जब उसके अंदर हम टार्टरिक एसिड भी डाल देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, टार्टरिक एसिड बोल देते हैं।
टार्ट्रिक एसिड बोल देते हैं। फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड जो होता है उसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर। सारे बच्चे अच्छे से दिमाग में बैठा के इसको पॉइंट याद करेंगे। कई बार स्कूल में पूछा जाने वाला, टीचर बार बार पूछता है ये पॉइंट कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। आप कहोगे कि बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड। ठीक है। अब ब्रेड बनाने में हमने केवल बेकिंग सोडा का यूज क्यों नहीं किया? कई बच्चों के मन में यह आएगा कि भाई हमने केवल इसका यूज क्यों नहीं किया। चलो देखो क्यों केवल इसका यूज नहीं किया। एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं बेकिंग पाउडर लूं या बेकिंग सोडा लूं, सुनिएगा, जैसे हम इसको लेते हैं और हीट करते हैं, तो हीट करने पे देखो, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो टूटता था किसमें, Na2CO3 में टूटता था, वाटर में टूटता था और CO2 में टूटता था। यही पढ़ा था तुमने। अब ये जो CO2 गैस की फॉर्म में निकलता है, यही जो इसके अंदर पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स के अंदर भर जाता है। और जब वो पोर्स के अंदर भर जाएगा तो स्वेलिंग करने लगेगा, फूलने लगेगा ब्रेड। तो ब्रेड जो फूलता है, ब्रेड के अंदर जो पफिनेस आती है, वो पफिनेस CO2 गैस के कारण होती है। तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। अब कई सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर अच्छा ऐसा था तो बेकिंग सोडा ही यूज कर लिए होते, क्योंकि जब हीट कर रहे हो तो बेकिंग सोडा का हीट कर रहे हो ना, एसिड का क्या रोल है। अब इसका देखो एसिड का क्या रोल है, क्यों हम बेकिंग पाउडर का यहां पर यूज किए, समझ में आएगा। एक्चुअली ये सोडियम कार्बोनेट जो था, किसी को याद है जो ये बन रहा है, जब CO2 गैस बनता है तो सोडियम कार्बोनेट भी बनता है। किसी को पता है कि सोडियम कार्बोनेट किस नेचर का था? एसिडिक या बेसिक? पढ़ाया है मैं आज की क्लास में, बेसिक नेचर। अच्छा, बेस क्या होते हैं? सॉर इन टेस्ट होते हैं कि बिटर इन टेस्ट होते हैं? बिटर इन टेस्ट। मतलब ये है कि जब तुमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केवल बेकिंग सोडा अगर डाल के ब्रेड बनाया होता तो ऐसा नहीं था कि उसके अंदर पफिनेस ना आती, पफिनेस आती तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके अंदर बिटर टेस्ट आ जाता, हल्का सा कड़वापन आ जाता। तो उस कड़वापन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पर क्या डाल दिया गया? टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। ये अच्छी बात है। इसीलिए ब्रेड बनाने में हम बेकिंग सोडा ना यूज करके क्या यूज करना पसंद करते हैं? बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर होता है, कुछ बताओ। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर क्या होता है? ठीक है, चलिए। कमाची ये बता बेटा कि कमाची आवाज आ रही मेरी बेटा? कमाची, हाँ ये बता बेटा कि बेकिंग पाउडर डालने से एक्स्ट्रा फायदा क्या होता है जो बेकिंग सोडा में नहीं होता है? वो तो बेकिंग सोडा डालने से भी फूल जाता। तन्वी और कोई बच्चा, किसी को क्लियर है? नहीं 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 नहीं, तुम लोगों को तो पता है। सताक्षी, सृष्टि बता पाओगी? सृष्टि, सताक्षी और अर्जुन में से कोई? सृष्टि, सताक्षी, अर्जुन में से तुम लोगों को बेटा आवाज आ रही? सृष्टि, सताक्षी, अर्जुन, तीनों में से? हाँ बताओगे सृष्टि कि क्या अंतर होता है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में? नहीं क्लियर है? चलो दूसरे से पूछता हूँ, कौन बताएगा? हाँ बताओ, बताओ। बोलो बोलो बोलो। हाँ मतलब जो तुम बताओ पलक। आपकी वॉइस थोड़ी गड़बड़ होगी, फिर से बोलो बेटा एक बार। हाँ मतलब बेकिंग सोडा जो होगा अगर हम उसका यूज करेंगे तो ऐसा नहीं फूल जाएगा, लेकिन वहां सोडियम कार्बोनेट के कारण एक बिटर टेस्ट आता है। तो इस बिटर टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने, हाँ नहीं बाई कार्बोनेट, हाँ, नहीं ये जो सोडियम कार्बोनेट बना था तो वो बिटर टेस्ट क्रिएट करने लगता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टार्टरिक एसिड यूज करते थे। चलिए अब इसके बाद इसके हम यूजेज बता देते हैं, देन यू आर फ्री। ठीक, 2 मिनट आउट लगेगा, बस ध्यान दीजिए। अब इसका यूज हम लोग कहां पर करते हैं? इसका यूज हम लोग एंटासिड के तौर पे करते थे, आपको मालूम है।
मैं इसको पढ़ा चुका हूं कि इसका यूज आप लोग कहां पर करते हो, एंटासिड के तौर पे करते हैं एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, क्योंकि बेसिक नेचर का होता था। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टैनिंग, टैनिंग का मतलब जानते हो, किसी को पता है टैनिंग का मतलब क्या होता है? लेदर का फॉर्मेशन, जो एनिमल की स्किन होती है, उस एनिमल की स्किन से लेदर का जो फॉर्मेशन करते हैं उसको टैनिंग बोलते हैं। इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है। ये यूज हम तुमको थोड़ा बताना चाहेंगे, इसको ध्यान से दीजिए, देखिए कैसे फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। एक्चुअली फायर एक्सटिंग्विशर में देखो क्या भरा होता है, यहां भरा हुआ है क्या, बेकिंग सोडा, ठीक। यहां पर क्या भरा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, दो चीज भरी हुई है। अब जब हम इसकी नॉब को खोलते हैं, स्टॉपर खोलते हैं, जैसे स्टॉपर या नॉब को खोलते हैं तो ये एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट ये आपस में मिक्स हो जाएगा। अब जैसे ये मिक्स होगा, ये एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे मिक्स होगा तो बनाएगा क्या, ये बनाएगा Na2SO4 प्लस क्या बनाएगा, वाटर प्लस CO2। मतलब वाटर और CO2 बहुत तेजी से निकलेंगे। और आपको मालूम है कि फायर को बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए हमको CO2 और वाटर की ही रिक्वायर्ड होती है। हम वाटर, आग बुझाने के लिए वाटर डालते हैं और CO2 डालते हैं, वो O2 के साथ कांटेक्ट हटा देता है। तो एक्चुअली ये रिएक्शन ऐसे हो रही होती है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं इसके पीछे। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में आप देख रहे होंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड की एक बॉटल होती है, बेकिंग सोडा होता है। नॉब को जब खोलते हैं, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये बॉटल ब्रेक कर जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो बॉटल है वो ब्रेक कर जाती है। जब वो ब्रेक कर जाएगा तो बेकिंग सोडा के कांटेक्ट में आएगा। और ये इक्वेशन तुम पढ़ चुके हो, ये इक्वेशन एसिड बेस में पढ़ा था कि कोई भी बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बनाएगा। और ये वाटर और CO2 जो निकलता है यही फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है। तो आपने देखा इसके कई सारे यूजेज हैं। ब्रेड या बेक करने में यूज होता है, ये एंटासिड के तौर पे यूज होता है, ये टेक्सटाइल, पेपर, टैनिंग, सेरेमिक इंडस्ट्री में यूज होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी। हमारे सामने मेरा प्यारा बच्चा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जब हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो जो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है वो होता है COCl2। आप पहली बात तो ये अपने दिमाग में रख लीजिए। यहाँ पे ये थोड़ा सा फॉर्मूला मिसप्रिंट हो गया है तो उसके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। COCl2 का अगर तुम फॉर्मूला देखो, यहाँ पर स्क्रीन पे प्रॉपर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया गया है। कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ये देखिए कैल्शियम है, इस कैल्शियम में एक तरफ क्लोरीन लगा हुआ है और एक तरफ क्या लगा हुआ है मेरा प्यारा बच्चा, OCl लगा हुआ है। एक तरफ क्लोरीन लगा है और एक तरफ OCl लगा है। तो अब इसको याद भी करना सीखो, कैल्शियम एक तरफ क्लोरीन और एक तरफ क्या लगा होता है, OCl लगा होता है, पहली बात। दूसरी चीज, मैं जो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है उसे ब्लीचिंग पाउडर को किस नाम से जानता हूं, उसे क्लोरीनेटेड लाइम के नाम से जानते हैं या फिर उसे क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये याद रखने से आपको इसकी प्रिपरेशन अच्छे से याद हो जाएगी। देखिए कैसे याद हो गई। क्लोरीनेटेड लाइम का मतलब कि हम भाई क्लोरीन यूज करते होंगे, वेरी गुड, चलिए हम क्लोरीन यूज करते हैं। प्लस यहां पर लाइम है तो लाइम का मतलब स्लेट लाइम यूज करते हैं। जब इतनी बात आपको पता चल गई तो आप रिएक्शन आराम से लिख सकते हो कि भाई लाइम का मतलब हो गया स्लेट लाइम, तुमने स्लेट लाइम लिख लिया। प्लस उसके अंदर मेरा प्यारा बच्चा क्या है कि क्लोरीन तुमने डाला। जैसे क्लोरीन डाला तो यहां पर ये ब्लीचिंग पाउडर जो होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा, प्लस वाटर जो होगा वो इलिमिनेट हो जाएगा। ये दो क्लोरीन इसके अंदर चले जाएंगे और यहां से 2H और 1O निकल के ये वाटर इस तरीके से बाहर आ जाएगा। ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। हम आपसे पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को आपने डेली लाइफ में जब देखा होगा तो ऐसे ड्रेनेज सिस्टम के चारों तरफ हम लोग व्हाइट कलर का पाउडर छिड़क देते हैं जिससे जम्स और बैक्टीरिया किल हो जाए। या कहीं कहीं जब पानी का वाटर कूलर होता है उसके पास भी ऐसा व्हाइट कलर का पाउडर जो होता है वो छिड़का जाता है। फिलहाल ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद हो गया। आपको सॉल्ट तैयार ही ऐसे करना होता है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला तैयार करना होता है, उसे किस नाम से जानते हैं ये तैयार करना होता है। जैसे फॉर्मूले का मतलब हम पीछे जाएं, वॉशिंग सोडा हो गया, आप बेकिंग सोडा पढ़े थे, बेकिंग सोडा NaSCO3, उसका फॉर्मूला क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 फॉर्मूला होता था। तो उसको फॉर्मूला क्या होता है और किस नाम से उसे जानते हैं, ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। कैसे प्रिपेयर करते हैं ये पता होना चाहिए। तो आपने देख लिया कि भैया जब हम लाइम के अंदर क्लोरीन डालेंगे तो उससे ही ब्लीचिंग पाउडर जो हो जाता है वो प्रिपेयर हो जाता है। कब, जब आप टेम्परेचर कितना प्रोवाइड कर देते हो, 313 केल्विन के आसपास। जब 313 केल्विन के आसपास टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तब ऐसी कंडीशन में ब्लीचिंग पाउडर जो हो जाता है वो प्रिपेयर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें समझ लेने के बाद आगे की कहानी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ब्लीचिंग पाउडर में एक चीज मैं तुमको अलग से सिखाना चाहता हूं। कई बार स्कूलों में ऐसे सिखा दिया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो CaCO2 होता है और इवन हम लिखते भी हैं
थ्योरेटिकली जब कॉपी में या रिप्रेजेंट करना होता है या कहीं बोलना होता है तो हम यही कहते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला COCl2 ही होता है। लेकिन एक्चुअली में अगर प्रैक्टिकली बात किया जाए तो ब्लीचिंग पाउडर खुद में एक कंपाउंड नहीं है, जबकि उस ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कई सारे कंपाउंड का मिक्सचर है। देखो उसमें CaCl2 तो होता ही होता है, प्लस उसमें CaCl2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट होता है। इस तरीके से कई सारी फॉर्म में मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। लेकिन आपको इसके चक्कर में जाना नहीं है। आप बस केवल जब भी कोई बोले कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है तो ब्लीचिंग पाउडर का यही फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में याद रखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैंने सिखाया क्या कि ब्लीचिंग पाउडर एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर को हम क्लोरीनेटेड लाइम कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर Cl2 को पुट कर देते हैं, उससे ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो एक्चुअली में एक कंपाउंड ना होकर मिक्सचर होता है। लेकिन 10th में बोर्ड के लेवल में हम क्या तैयार रखेंगे, बोर्ड के लेवल में हम यही तैयार रखेंगे कि भाई ये COCl2 ही होता है, काम खत्म। इसके बाद जब मैं इसके यूजेज की बात करता हूं, ब्लीचिंग पाउडर में इससे ज्यादा कुछ नहीं कंटेंट है आपके सिलेबस में। अब हम यहां पर यूजेज पे आ गए, चलिए यूजेज समझते हैं। अगर मैं यूजेज की बात करूं यहां पर तो इसके कई तरीके के यूज होते हैं। जैसे सबसे पहला यूज देखो, पहला यूज जो होता है उसको हम ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सर व्हाट इज मीन बाय ब्लीचिंग एजेंट? ब्लीचिंग एजेंट पे कई लोग काम करते हैं, जैसे क्लोरीन भी ब्लीचिंग एक्शन काम कर सकता है। ठीक, ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर रिमूवल। कहीं कहीं जगह पर हम लोग ब्लीचिंग का ये मतलब समझते हैं कि कलर को रिमूव करना। ठीक, इस कलर रिमूवल एक्शन को हम ब्लीचिंग एक्शन भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग पेपर या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बोलते हैं। आप पूरा वर्ड ना बोल के कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सीधे एक वर्ड बोलोगे कि इसको पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। देखिए जैसे ऐसे पेपर या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। दूसरा, इसको हम वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में यूज करते हैं। वाटर को डिसइंफेक्टेंट यूज करने में यूज में जैसे आप देख रहे हो कि जो ड्रेनेज हो गए या वाटर कूलर हो गए उनके चारों तरफ हम लोग ऐसे पाउडर छिड़क देते हैं जिससे जम्स और बैक्टीरिया जो हो जाते हैं वो किल हो जाते हैं। तीसरी चीज, इसको हम यूज करते हैं। हाँ बोलो ईशान, बोलो आगे बोलो। हाँ हाँ, पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, देन व्हाट? बेटा मैंने क्या बोला कि वहां पर यूज कैसे होता है, दैट इज नॉट अ पार्ट। कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे हम वुड या पल्प से पेपर बना रहे हैं एक एग्जांपल के तौर पे, लेकिन अब वो जो पेपर होगा वो उतना क्लीन स्मूथ नहीं होगा ना। भाई एक नॉर्मल वुड लेते हो क्या बिल्कुल जैसे पेपर होता है वैसा बिल्कुल स्मूथ और एक सिंगल कलर का होता नहीं होता है। तो हम लोग कभी कभी उसमें जो कलर पिगमेंट होते हैं डीकलराइजेशन करने में, मतलब उसके कलर को रिमूव करने में, और कलरिंग रिमूवल प्रोसेस को ही ब्लीचिंग एक्शन बोलते हैं। अब ये नहीं है कि उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर डाल दी वो डिकलराइज हो गया, और भी उसमें कुछ एक्शन करने होते होंगे, कुछ कंडीशन अप्लाई, टेम्परेचर, कुछ ऐसी अनदर कंडीशन भी हम अप्लाई करते होंगे। आपको यूज के तौर पे केवल जैसे हम अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, समझना, एक्स्ट्रा चीजें दिमाग में आना, वेल गुड, प्लस साथ ही साथ में हमको ये भी तैयार करना है कि एग्जाम में क्या पूछेगा। एग्जाम में मैक्सिमम ये पूछेगा कि व्हाट आर द सम यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो हम केवल इतना क्या लिखेंगे कि इट इज यूज्ड इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। थोड़ा ज्यादा अच्छा लिखना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो कि भैया ये ब्लीचिंग एक्शन के तौर पे काम करता है, मतलब कलर रिमूवल के तौर पे काम करता है। ठीक, दूसरा, वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में इसका रोल होता है, बैक्टीरिया को किल करने में इसका रोल होता है। तीसरा, क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका यूज होता है। क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCl3। ये क्लोरोफॉर्म का वैसे फॉर्मूला होता है। क्या किसी को पता है कि क्लोरोफॉर्म कहाँ यूज होता है? ये नाम सुना होगा, मूवी में सुना होगा कभी। हाँ, बेहोश करके बेहोश करके चेन छीन लेते हैं ना बेटा हम लोग। नहीं, हम लोग कहाँ छीनते हैं, हम लोग तो अच्छे बच्चे हैं। ऐसा हम लोग मूवी में दिखाते हैं सब लोग, लेकिन अब होता नहीं है। एक्चुअली ये लोग दिखाते हैं वो थोड़ा हाइपोथेटिकल भी दिखाने लगते हैं, उसमें काफी टाइम लगता है। ऐसा नहीं मूवी में कहते दिखाएंगे, आए रुमाल लिए रखे बेचारा बेहोश हो गया, लेकिन इतना नहीं होता है, उसमें काफी टाइम स्लॉट होता है, उतना टाइम लगता है। लेकिन अब मूवी में तो कुछ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्लोरोफॉर्म जो होता है वो बनता कैसे है ये भी आपके सिलेबस में है क्लास 12th में, तो मैं क्लास 12th में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बस इतना याद रखो कि क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करने में भी हम क्या करते हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे। अच्छा, जो वूल होता है उसको श्रिंक प्रूफ बनाने के लिए, जैसे नॉर्मल वूल जो होते हैं, ऊन जो होती है नॉर्मल, वो धीरे धीरे श्रिंक कर जाती है। कभी तुम जब कपड़े देखो, देखो खुद ही देखा होगा यार, कुछ ब्रांडेड जब तुम स्वेटर खरीद के लाते हो तो वो हमेशा फूला फूला ऊनी, मतलब अच्छा लगता है।
और जब पुराने टाइम में हम लोग गाँव में ऊन बुना जाता था और ऊन खराब हो जाती थी तो देखो वो बिल्कुल पतला पतला हो जाता था, फिर उसका जो पफिनेस होता था वो श्रिंक कर जाता था वुल। तो वुल श्रिंक ना करे तो उसमें भी हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का ही यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, दैट इज अनदर एक्सपेरिमेंटल पार्ट, वो हमारे हिस्से का हिस्सा भी नहीं है ना, तो वो मैं अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की स्थिति में भी हूँ। ठीक है, यूजेस 4 याद हो गए। अगर मैं इतनी चीज बात करूं तो जितना आपने पढ़ा है ब्लीचिंग पाउडर में उससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा आ रहा होता तो तुम्हें जरूर यहाँ पर मेंशन करता। मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएं उसको बहुत अच्छे से दिमाग में तैयार करके रखो। एक एक चीज जब तुम याद करते चलोगे ना तो देखना तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे। आप अपने दिमाग में कंफ्यूजन ही मत रखो। पहले एक समय ऐसा होता था कि मैं बच्चों को बहुत ज्यादा ज्यादा पढ़ाता था, लेकिन उससे बच्चों का आपस में वो कॉन्सेप्ट मिक्सिंग होने लगती थी। जो याद रखना है वो नहीं याद रखेंगे, बिना मतलब की चीजें याद रखते थे। तो अभी का टास्क क्या है कि अभी पहले हम एक नॉर्मल वे में चल रहे हैं। जब मुझे लगेगा कि मैं आपसे वाइवा ले लूंगा, मुझे लगेगा कि हाँ तैयार हो चुका है, फिर आप जितनी हमसे क्लास चाहोगे उतनी मैं एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। जहां कभी कोई क्वेश्चन मन में आए वो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, देन यू आर फ्री। अब यहां तक की बातें पढ़ और समझ लेने के बाद जब ब्लीचिंग पाउडर की कहानी समझे तो अब हमारे सामने अगली एक कहानी आई जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग पीओपी कहते हैं। अच्छा, पीओपी ये भी तुम लोगों ने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर देखा सुना होगा। अगर नहीं देखा सुना है तो चलिए इसके हम यूजर्स की इमेज आपके सामने लाते हैं, तुरंत याद आ जाएगा। देखो कुछ ऐसा, कई बच्चों के हाथ पैर जरूर टूट गए होंगे जब ज्यादा खेलते खेलते तुम रहते हो। तो उसमें से मुझे लगता है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि 50% बच्चों के पैर जरूर टूट जाते हैं हाथ पैर में से। कुछ ना कुछ कहीं इधर सिर टूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ऐसा लगा ही रहता है। तो आप वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखे होंगे। कई सारी जो मोल्ड्स होती हैं, मूर्तियां होती हैं, उनको बनाने में यूज होता है। आपके घरों में जो मोल्डिंग होती है वहां पर उसको बनाते हुए देखा होगा तुमने। जो टॉयज होते हैं, टॉयज को बनाते हुए देखा गया होगा। जब दांतों का स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो पहले एक पीओपी के थ्रू ही उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो डेंटिस्ट लोग भी पीओपी का कहीं ना कहीं यूज करते हैं। तो एक आइडिया लग रहा होगा कि यार ये पीओपी होता क्या है। शायद कई सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर स्कूल में कभी कभी कुछ प्रेजेंटेशन देना होता है तो वो लोग पीओपी का कोई मूर्ति बना के ले जाते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं क्लास 6-7 में। तो ऐसा शायद कभी किया भी हो आपने, फिलहाल नहीं किया हो तो एक आइडिया लग रहा होगा कि पीओपी एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है जिसको जब पानी के साथ हम मिक्स कर देते हैं और कुछ देर के बाद वो बहुत हार्ड हो जाता है। और ये फीलिंग कहाँ से ज्यादा क्रिएट होती है, वो यहाँ से ज्यादा आपको महसूस होती है। क्योंकि ऐसा चीज जरूर देखा होगा, नहीं ऐसा देखा होगा तो दूसरों का जब हाथ टूट जाता है तो अपना नहीं टूटा तो कम से कम दूसरे के हाथ में से टक 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 करते रहते हो, कहीं कुछ लिख रहे होते हो, कहीं मार्कर से साइन बना रहे होते हो। मतलब कहीं ना कहीं इस चीज के साथ आप लोगों का वास्ता जरूर कोई ना कोई बच्चे का जरूर पड़ा होगा। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि भले आपने ब्लीचिंग पाउडर ना देखा हो, पीओपी जरूर देखा होगा। बाकी बच्चों के घर में कहीं ना कहीं ऐसे इस तरीके की मोल्डिंग जरूर होगी तो वो मोल्डिंग बनते हुए देखा होगा। तो पीओपी जरूर देखा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों से। ठीक है, तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन फिर एक नाम यहां से आता है, सर ये पेरिस वर्ड क्या है, क्या रीजन है कि पेरिस वर्ड मतलब क्या पेरिस में बना हुआ था इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ गया। हाँ, थोड़ा थोड़ा सेंस ऐसा ही है, इसीलिए मैंने इसके कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी ला के रखे हैं। इस पर बेस क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन तब भी मैं चाह रहा था कि थोड़ा इसके बारे में समझो जिससे अच्छा लगे तुमको। एक्चुअली ये जो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये डिराइव्ड कहाँ हुआ है, ये एक एक्सीडेंट के थ्रू डिराइव्ड हुआ था। एक्सीडेंट का मतलब ऐसे ही नॉर्मली हुआ क्या था कि जिप्सम का एक डिपॉजिट था, वहां पे एक घर बना हुआ था। जिप्सम एक मिनरल होता है, एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट नहीं बोलेंगे, कंपाउंड है। उसका जो डिपॉजिट होता है, जैसे हम कह देते हैं कि भाई ये इस जगह पे चूना बहुत है, अब बताना किसी ने उसके ऊपर घर बना लिया, ठीक है। और ये कहाँ पे था, ये नियर द पेरिस, पेरिस के पास में, पेरिस के पास में जिप्सम का एक डिपॉजिट था, उसी के ऊपर एक घर बना हुआ था भाई। तो हुआ क्या कि जो घर था जब माना जल गया या कुछ भी हो गया वटवर, रेन फेल के दौरान जब जब माना बारिश हुई तो बारिश में देखा क्या गया कि थोड़ा थोड़ा तो मतलब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम की जमीन पे भी होगा, क्योंकि जब उसी के ऊपर बना ही है भाई, जब उसी के ऊपर बना ही है तो जमीन में भी कहीं ना कहीं ये पीओपी होगा या फिर जिप्सम होगा। तो इन लोगों ने देखा क्या, जब बारिश हुआ, बारिश होने के बाद उस घर से जब निकल के लोग गए इधर उधर गए तो उनके फुटप्रिंट बन गए। अब फुटप्रिंट बन गए भाई पैर के, अब पैर के निशान बन गए तो वो तो कोई बात नहीं, वो कोई इशू नहीं था। वो तो जब कीचड़ में हम जाते हैं तब भी बन जाते हैं,
लेकिन देखा उन्होंने कि वो फुटप्रिंट जो थे वो बाद में रॉक जैसे हार्ड हो गए, मतलब वो फिर बाद में क्या हो गए, हार्ड हो गए थे। तब उनको कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, इनको हल्का हल्का आइडिया लगना शुरू हुई, इसीलिए इसका कुछ कुछ नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा पढ़ना स्टार्ट हो गया। ये तब तुम हिस्टोरिकल रीजन पे जाते हो तब तुमको ऐसी जरूरत पड़ती है, वैसा कोई पूछता नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। बात नंबर दो, 19th सेंचुरी में सबसे पहले क्या किया गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर उन्होंने स्ट्रिप डाल दी, डुबो दी। लोगों को लगा कि जब ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचा। इन लोगों ने क्या किया कि जो लाइनन था, सूती कपड़ा ले लो या कुछ भी ले लो, उसकी स्ट्रिप जो थी उन्होंने लाइम और एग, व्हाइट एग, लाइम और व्हाइट एग के मिक्सचर में उसको डुबो के जब उसको लगाया तो उन्होंने देखा कि वो भी हार्ड स्टोन जैसा कन्वर्ट हो जा रहा है और वो फ्रैक्चरिंग में रोल भी निभा रहा था। तो लगभग लगभग इन्हीं जैसी प्रॉपर्टी को रखते हुए ये इसके कुछ हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब लोगों को ऐसा ही, जब जब लोगों को लगा कि ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, फिर जब ये डिस्कवर हुआ कि ये भी हार्ड हो जाता है मेल्ट पानी में डालने पे, तो आने वाले टाइम में फिर क्या हुआ कि जब फ्रैक्चर वैक्चर होने लगे तो फिर इसकी जगह पे लाइम और एग की जगह पे वो ये यूज करने लगे। अब हम इन हिस्टोरिकल पॉइंट से हटते हैं, इनके बारे में जानना हो तो आप ज्यादा यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। अब हम आते हैं मुद्दे पे जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। वो क्या है? वो ये है कि सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि प्रिपेयर कैसे करते हैं। सभी लोग याद रखेंगे कि इसको हम प्रिपेयर करते हैं किससे? जिप्सम से प्रिपेयर करते हैं। जिप्सम का जब फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मैं मैक्सिमम कई सारे बच्चों को देखा हूं गलत लिखते हुए। क्यों गलत लिखते हुए देखा है? क्योंकि अधिकतर बच्चों के मन में बसा रहता है वो कॉपर सल्फेट ज्यादा बसा रहता है। वो जल्दबाजी में कैल्शियम सल्फेट की जगह पर कॉपर सल्फेट लिख के चले आते हैं, और मैं ये कई सालों से देखता आ रहा हूं। जैसे जो बच्चे अच्छे से सीख रखे हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ बच्चों को क्या होता है कि वो उसकी जगह पर कॉपर सल्फेट लिख के चले आते हैं, कॉपर सल्फेट डॉट डू एच टू, और उसी पर नंबर कट जाते हैं। क्योंकि वो थोड़ा हाइपर भी रहते हैं ना, 10th में तुम लोग अभी बिल्कुल बच्चे अच्छे कैटेगरी में हो, दिमाग शांत रहता नहीं है, तो जल्दबाजी में लगता है कि तुम ही शक्तिमान हो, तो उस चक्कर में वही कैल्शियम सल्फेट की जगह पर सीधे कॉपर सल्फेट लिख के चले आते हो। तो ये गलती मत करिएगा, ये चीज देखो हमने रिपीट करके आपको समझा भी दी है। बात नंबर एक। बात नंबर दो ये हो गया कि जो कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू, जिसको हम कहते हैं जिप्सम, इसे हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं। जब हम इसे हीट करेंगे तब बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहां पर भी देखो, यहां पर भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि कितना हमने हीट किया, लगभग 373 केल्विन के आसपास। मैं हीट कर देता हूं, लगभग कितना हीट कर दिया? 373 केल्विन के आसपास। अब ऐसा नहीं कि पीओपी तुरंत बन गया था, जिप्सम के अंदर हार्ड हो जाने की प्रॉपर्टी नहीं थी प्यारा बेटा। इसीलिए तो देखो लिखा था कि जब घर बर्न हुआ, घर जलने के बाद उसकी मिट्टी जो बह के आई पानी के साथ वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो गई, उस पे जो फ्रूट प्रिंट थे वो सॉलिड में हो गए। तो मतलब वो जो जिप्सम था जब उसको तुम हीट करोगे तब जाके वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो पाएगा, तब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बन पाएगा। तो ये इक्वेशन याद रखना कि जैसे ही कैल्शियम सल्फेट को हम 373 केल्विन तक हीट करते हैं तो इसके अंदर से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाते हैं, 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाएंगे, और इस तरीके से निकल जाएंगे। और ये जो बन के आया है इसे हम क्या कहते हैं? पीओपी कहते हैं। इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछे तो आप कहोगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या कहोगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये इसका क्या हो जाएगा प्यारा बेटा? नाम हो जाएगा या फॉर्मूला हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला। पूछता है अगर कोई फॉर्मूला तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। डोंट बी कंफ्यूज द फॉर्मूला ऑफ पीओपी विद जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला .2H2O है और पीओपी में क्या है? ½ है। आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बना के रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं प्यारा बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल से, दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई करके वो इक्वेशन 3 करके यहाँ पर ऐसे भी बनाए हुए हैं, तो वो सही है। वो आप पे डिपेंड करता है कि तुमको कैसे याद रखना है। अब एक चीज और याद रखो, यहां पर एक देखो पॉइंट दिया गया है, नोट करके। क्या नोट करके पॉइंट दिया गया है? कि हम टेम्परेचर को केयरफुली कंट्रोल करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर अगर कंट्रोल नहीं किया तुमने, अगर इसी में देखो, अगर तुमने क्या किया, तुमने इसी में टेम्परेचर गलती से 373 केल्विन से ज्यादा कर दिया। अगर टेम्परेचर तुम ज्यादा कर दिए, 373 केल्विन का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, अगर उससे टेम्परेचर ज्यादा कर दिए तो जितने वाटर मॉलिक्यूल थे सारे के सारे डिहाइड्रेट हो जाएंगे, फिर हाफ भी नहीं बचेगा।
वो भी निकल जाएगा, पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और वो डिहाइड्रेटेड जिप्सम बना देगा। डिहाइड्रेटेड जिप्सम बोलो इसे, या फिर इसे कॉपर सल्फेट बोलो, डिहाइड्रेटेड जिप्सम बना देगा। तो ये इक्वेशन आप लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर होना चाहिए। मैं एक बार इस इक्वेशन को फिर से लिखता हूं, आपको जैसे चीजें याद हो जाए। मैंने कहा क्या कि कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O, नहीं कंफ्यूज होना है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। कितना हीट करते हैं, 373 केल्विन के आसपास। जब हम इतना हीट करते हैं तो यहां पर 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकल जाएंगे, 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकल जाएंगे, और जो बचेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, POP बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। बात नंबर 1 बोलो बेटा। बेटा CO ही लिखा है मैंने, देखो CA लिखा है, कैल्शियम, इट इज CA ये लिखा है। CU लिखा होता तो मैं ऐसे लिखता CU, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा 373 केल्विन से और ज्यादा हीट कर देता, अगर इफ आई हीटेड मोर देन 373 केल्विन, तो जितना वाटर मॉलिक्यूल बचा था वो भी निकल जाता, और वो भी निकल जाता तो हमको क्या मिल जाता मेरा प्यारा बच्चा, डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड का मतलब पूरा का पूरा वाटर निकल गया है, ऐसा जिप्सम हमको मिल जाता। ये हो गई पूरी कहानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अब तुम्हें केवल इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझ लो, और प्रॉपर्टी समझने के बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो थोड़ा यहां पर लिखा है एक्शन ऑफ वाटर, बोलो ईशान। मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा बेटा, पहले देखिए बता रहा हूं, ठीक है। वापस भी लेके आता हूं, पूरा भी रिवाइज कराऊंगा। अब मेरे सामने मेरा प्यारा बच्चा ये जो POP है, अब कहानी क्या कहता है कि POP जो होता है वो नॉर्मली पाउडर्ड फॉर्म में होता है। POP इज नॉर्मली इन द पाउडर्ड फॉर्म। वो ये कहता है कि अगर हम इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल डाल दें, जैसे ही हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, तो जैसे ही पानी डालेंगे, ऐसा नहीं कि 1.5 मॉलिक्यूल पकड़ के पानी डाला, पानी डालोगे वो उसमें से उतने ही मॉलिक्यूल खुद ही ले लेगा। जैसे ही हम उसके अंदर वाटर डालते हैं तो वाटर डालने पे ये वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। ये वापस जिप्सम में क्या हो जाता है मेरा प्यारा बच्चा, कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या बना देता है, एक हार्ड मास, एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। देखो नीचे ही प्रॉपर्टी लिखा है, क्या लिखा है कि जो फाइनली व्हाइट पाउडर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसे जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं और एक पेस्ट बना देते हैं तो ये क्विकली सेट हो जाता है हार्ड मास में। इस प्रोसेस में थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, पाउडर में थोड़ा मतलब अगर तुम लाओ तो पॉलीथीन में ऐसे देख ले तो उसमें हल्का सा वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसका हल्का सा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी होती है कि वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रॉपर्टी को कई जगह पर हम यूज करते हैं। और जो इनके यूजर हैं उन्हीं यूज को देखो यहाँ पर कौन कौन से यूज हम करते हैं। पहला यूज देखो, पहला यूज हम लेबोरेटरी में करते हैं, सीलिंग गैप में, एयर टाइट अरेंजमेंट में। जैसे तुम लोग कभी देखे होगे, हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि माना कहीं गैप है, एल्यूमिनियम पार्टीशन ले लो या कहीं भी कोई गैप है, तो हम लोग कहते हैं कि उसको POP से भर दो। तो गैप जो होता है वो भरने में, जिससे वो एयर टाइट हो जाए, जो गैप है वो बंद हो जाएगा तो एयर टाइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका यूज हम करते हैं टॉय बनाने में, स्टैचू बनाने में। देखो इसको हमने यहाँ बताया था, देखो स्टैचू बनाने में, टॉयज बनाने में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो इधर, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, कास्टिंग द सेटिंग ब्रोकन बोन्स, मतलब जो बोन्स टूट जाती हैं उनको सेट करने में। देखो इसका भी हमने इमेज यहाँ पर डाल रखा है जिससे आइडिया लग जाए आपको। अगला यूज देखो, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे मोल्ड्स बनाने, मूर्ति उर्ति बनाने में तो मैं बता ही चुका हूँ यूज करते हैं। इसके अलावा इसका यूज हम और करते हैं जैसे वॉल और सीलिंग की डिजाइन बनाने में, वॉल और सीलिंग जो होती है इनकी डिजाइन बनाने में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप यूजेज आराम से देख सकते हो। अब मैं पुराना पेज ला रहा हूं और सारी चीजों को एक बार रिवाइज करा देता हूं। बड़ी सिंपल सी चीजें थी, और उसके बाद मैं कुछ पुराने सॉल्ट को भी रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 को कहते हैं, बात नंबर 1। ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीनेटेड लाइम कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसको जब लाइम के अंदर क्लोरीन डालेंगे तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर एक मिक्सचर होता है कई सारे कंपाउंड का। ब्लीचिंग पाउडर वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज होता है, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, वूल में यूज होता है। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस वो बनता किससे, जिप्सम से बनता है। जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट बोलोगे ना कि कॉपर, ध्यान रखना, कैल्शियम सल्फेट .2H2O। उसको जब 373 केल्विन पे हीट करते हैं तब जाके मेरा प्यारा बच्चा POP बनता है। कैसे, इसका हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या था वो भी मैंने आपको बताया। बनाने के लिए 373 केल्विन पे हीट करोगे, अगर ज्यादा हीट कर दिए, कोई पूछ ले
कि क्या होगा अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन से ज्यादा हीट कर दें। क्या होगा अगर हम जिप्सम ले लें और जिप्सम को 373 केल्विन से ज्यादा हीट कर दें, तो उस पे क्या होगा कि इसके जितने वाटर मॉलिक्यूल हैं सारे के सारे निकल जाएंगे, मतलब उसमें हाफ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए हमको टेम्परेचर को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। आगे की कहानी बड़ा, बस 2 मिनट में डाउट क्लियर कर रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट क्या है कि वाटर के अंदर जब हम उसको डालते हैं पीओपी को, तो वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है जिसको जिप्सम बोलते हैं। इसके हार्ड मास में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी की बेसिस पे कई सारे यूजेज हैं जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं। इसी के साथ आप लोगों का सॉल्ट वाला पोर्शन कंप्लीट होता है।